संभव डिजिटल ऐप पे आप सभी का स्वागत है। आज अपना ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में अपन एक न्यू जो अपना पेपर है या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो न्यू बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। और वो अपना पेपर कौन सा है? फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? अपना थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिकल फिजिक्स। मैंने यहाँ पे लिखा है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स, या फिर इसका जो पूरा नाम है वो है थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिकल फिजिक्स है। ठीक है। अब एक्चुअल में अपन ये देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होता है और स्टैटिकल फिजिक्स है वो क्या होता है, और ये किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करती है। उन सारी चीजों के साथ में अपन क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है एक्चुअल में, वो थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके की ब्रांच है और किस तरीके के उसमें अपन फिनोमिनाज हैं उनको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे। उन सारी चीजों के बारे में अपन क्या है अभी इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। और थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स या स्टैटिकल फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको क्या होना चाहिए? कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं या जो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं, उन फंडामेंटल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स है वो फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिकल जो ब्रांच है फिजिक्स की, वो फिजिक्स में या फिर अपने डेली लाइफ में क्या होती है? एप्लीकेबल होती है, या इसका यूज़ होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है। तो देखिए, अपन सबसे पहले डिस्कस क्या करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? थर्मो डायनेमिक्स। ओके। अपन बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो देखिए, जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो यहाँ पे दो तरीके से, यानी कि दो तरीके से बना हुआ है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट हुआ हुआ है तो वो दो वर्ड से फॉर्मेट हुआ हुआ है। फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? थर्मल। ओके। और सेकंड क्या है? मैकेनिक्स। सेकंड क्या है? मैकेनिक्स। फर्स्ट जो वर्ड है वो तो क्या है इसका? थर्मल। और सेकंड क्या है? मैकेनिकल। मैकेनिक्स हो गई। यानी इन दोनों को अगर अपन कंबाइन करके लिखते हैं तो इनकी कंबाइन जो ब्रांच आएगी वो कंबाइन ब्रांच कौन सी आएगी? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स आएगी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, जो थर्मल होता है, इस थर्मल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? हीट। क्या होता है? हीट होता है। जो थर्मल होता है उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? ये हीट होती है एक्चुअली में। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में कितनी हीट एब्जॉर्व होती है और कितनी हीट है उससे रिजेक्ट होती है, उसका जो डिस्कशन होता है वो डिस्कशन अपन क्या करते हैं? इस थर्मल फिजिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं या थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन बात अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? थर्मल की कर रहे हैं। दैट मीन्स अपन किसकी बात कर रहे हैं? हीट की बात कर रहे हैं। यदि कोई ऑब्जर्वेशन के दौरान अगर अपन क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का चूज करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, तो उसमें कितनी हीट एब्जॉर्व हो रही है या कितनी हीट उससे क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। उस सब का जो विजुअलाइजेशन होता है वो क्या होता है? थर्मल्स के अकॉर्डिंग होता है। यानी उसको अपन कंबाइनली क्या बोलते हैं? थर्मल वर्ड से डिनोट करते हैं। बात आती है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स एक्चुअल में क्या होता है? तो मैकेनिक्स का मीन क्या होता है? मोशन। क्या होता है? मोशन। मैकेनिक्स क्या होती है एक्चुअल में? मोशन होती है। या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायनेमिक्स भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं इसको कंबाइनली लिखूं तो कंबाइनली मैं इसको क्या लिखूंगी? या तो मोशन ऑफ हीट बोल सकती हूँ, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ हीट। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? मोशन ऑफ हीट इन ऑब्जेक्ट, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? और फ्लो ऑफ हीट। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? फ्लो ऑफ हीट। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उस थर्मोडायनेमिक्स का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो फिजिकल मीनिंग क्या होता है? फ्लो ऑफ हीट, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ हीट। यानी अपन इसको किस तरीके से बोल सकते हैं कि ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ हीट और मोशन ऑफ हीट फॉर ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ गई? यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो फिजिकल मीनिंग यही होता है कि जो हीट के फ्लो, जब हीट का फ्लो होता है किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, या फिर किसी एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में, क्या होता है? हीट का जो फ्लो होता है। तो उस हीट के फ्लो की जो स्टडी अपन जिस ब्रांच में करते हैं फिजिक्स के, उसी ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया अपने पास में छोटा छोटा आइडिया हो गया कि जो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो किस तरीके से होती है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो फ्लो ऑफ हीट होता है वो किस तरीके से होता है, या फिर डेली लाइफ में इसकी जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स क्या है, तो अगर अपन बात करते हैं इंजन की, जो ट्रेन होती है उस ट्रेन के इंजन की बात करते हैं। देखिए, अपन इसमें यहाँ पे एक दो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं ट्रेन इंजन। जो ट्रेन का जो इंजन होता है वो कौन सा इंजन होता है? यानी ट्रेन का इंजन होता है, उसको अपन कौन सी एनर्जी देते हैं? थर्मल एनर्जी देते हैं। कौन सी एनर्जी देते हैं? थर्मल एनर्जी देते हैं। और वो जो थर्मल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो थर्मल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो थर्मल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो जो अपनी ट्रेन होती है, जो ट्रेन का इंजन होता
होता है वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, और जो ट्रेन होती है वो अपनी क्या करने लग जाती है, स्पीड में आ जाती है या फिर मोशन करने लग जाती है। ये जिस तरीके से ये एग्जांपल किसका हो गया कि थर्मल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो एग्जांपल कौन सा होता है, ट्रेन इंजन होती है। जस्ट लाइक अपन सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल जिस तरीके से अपन यूज करते हैं हीटर, किसका यूज करते हैं, या तो हीटर का यूज करते हैं, या फिर अपन किसका यूज करते हैं, रोड का यूज करते हैं, या फिर अपन यूज करते हैं गीजर, किसका यूज करते हैं, गीजर का। तो ये जो अपने पास में जो ये बोल सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर ये जितने भी अपने पास में डिवाइसेस होती है, इनको अपन एक्चुअल में डिवाइसेस ही बोल सकते हैं। तो ये जो होती है इसमें क्या होता है कि अपने पास में यानी स्विच होता है अपना, जो इलेक्ट्रिसिटी स्विच होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी स्विच से अपने को कौन सी एनर्जी मिलती है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। यानी इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। यानी या तो क्या होता है कि थर्मल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके की जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल ब्रांच बोलते हैं या थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये तो इसका हो गया छोटा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया कि इसके जो नॉर्मल नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर अपन बात करते हैं जैसे फिजिक्स है, उस फिजिक्स में अपन कुछ एक चीज़ों की बात करेंगे, कुछ और फंडामेंटल चीज़ें हैं जैसे कि सिस्टम क्या होता है, या फिर सराउंडिंग क्या होता है, या फिर बाउंड्री क्या होती है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि जो सिस्टम होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो जो सिस्टम होता है वो 3 टाइप का होता है, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम होता है, या फिर एडियाबेटिक सिस्टम होता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, इनमें किस किस तरीके के चेंजमेंट्स होते हैं, या क्या क्या चेंजमेंट्स अपने को डेली लाइफ में देखने को मिल सकते हैं इनके थ्रू, तो अपन उन चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये फ्लो चार्ट था एक छोटा सा, इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। बात समझ में आ गई। अपन किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है कि यदि अपने पास में यदि किसी भी ऑब्जेक्ट है, यदि अपन ये मान सकते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन को क्या बोल सकते हैं अपन, या तो कोई भी ऑब्जर्वेशन है या फिर कोई भी प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल को करने के लिए या कंप्लीट करवाने के लिए अपन जिस ऑब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, यानी जिस ऑब्जेक्ट को अपन चूज करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिस्टम बोलते हैं। तो देखना, फॉर ऑब्जर्वेशन अपन इसको क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑब्जर्वेशन वी चूज ए ऑब्जेक्ट, and this object is called system। बात समझ में आ रही है। जस्ट लाइक अपन बात करते हैं कि कोई भी थर्मोडायनेमिकल फिनोमिना है, उस थर्मोडायनेमिकल फिनोमिना को कंडक्ट करवाने के लिए या फिर उसका ऑब्जर्वेशन देखने के लिए या उसका प्रैक्टिकल देखने के लिए अपन किसी भी यदि बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है। फिर यदि बात करते हैं अपन की सराउंडिंग क्या होता है, एक होता है सिस्टम, एक क्या होता है अपने पास में सराउंडिंग। अगर अपन बात करते हैं सराउंडिंग की कि सराउंडिंग क्या होता है, तो सराउंडिंग क्या होता है कि यूनिवर्सल का जो पार्ट अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल का वो रिमेनिंग पार्ट जो सिस्टम के अलावा क्या हो जाता है, बच जाता है। या फिर किसी भी ऑब्जर्वेशन के ऑब्जेक्ट के लिए चूज करने के बाद में जितना भी यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, उस रिमेनिंग पार्ट को अपन क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग बोल देते हैं। देन अपन बोल सकते हैं रिमेनिंग पार्ट of universe remaining part of universe is called surrounding after choosing after choosing the observation यानी ऑब्जर्वेशन के चुनाव के बाद में जो यूनिवर्स का जो अपने पास में पार्ट रिमेनिंग रह जाता है, उस रिमेनिंग पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। थर्ड इसमें जो अपन बोलते हैं कि जो एक चीज और आती है इसमें, वो होती है बाउंड्री। क्या होती है, बाउंड्री। बात करते हैं अपन बाउंड्री की।
बात समझ में आ रही है? किसकी बात करते हैं? बाउंड्री की बात करते हैं। तो बाउंड्री क्या होती है? यानी कि यूनिवर्स में, यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग को, यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग को डिफर करने के लिए या फिर अलग करने के लिए जिस भी वॉल का अपन यूज करते हैं, जिस भी वॉल का अपन यूज चूज करते हैं, वो वॉल क्या कहलाती है? यहाँ पे बाउंड्री कहलाती है। तो देखना, टू सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, to separate system and surrounding to separate system and surrounding wall is called boundary। ये क्या कहलाती है? बाउंड्री कहलाती है। अगर अपन बात करते हैं बाउंड्रीज की, तो बाउंड्रीज होती है वो टू टाइप से अपन कंसीडर कर सकते हैं। एक अपन बोल सकते हैं कंडक्टिंग है, दूसरी क्या बोल सकते हैं? नॉन कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बीच के अगर अपन डिफरेंस को देखें, तो कंडक्टिंग क्या होता है कि यानी कोई भी अपने पास में ऐसी बाउंड्री जिससे जो हीट होती है वो क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। क्या हो जाती है? हीट ट्रांसफर हो जाती है किसी भी सिस्टम की। तो वो जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री कौन सी होती है? कंडक्टिंग बाउंड्री होती है या कंडक्टिंग वॉल होती है, या फिर ऐसी जो बाउंड्री या ऐसी वॉल जो जिससे क्या हो जाती है? हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो ऐसी बाउंड्री को अपन क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री या फिर नॉन कंडक्टिंग वॉल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यानी जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री का क्लासिफिकेशन टू टाइप से हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है कि वो कंडक्टिंग बाउंड्री है, और सेकंड अपन बोल सकते हैं कि वो नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है। यदि कंडक्टिंग बाउंड्री है देन वहां से हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाएगा, और अगर नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है तो नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री से क्या होता है कि जो हीट होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन इजीली नहीं हो पाता है। यानी कि वो क्या करती है? यानी कि जो जो हीट होती है वो किसी भी एक हायर टेम्परेचर पे उस वॉल को है पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी वर्किंग सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उसी जो कंटेनर यूज करते हैं या फिर अपन क्या करते हैं, जो भी सिस्टम यूज करते हैं, उस सिस्टम के अंदर ही क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। बात समझ में आ गई? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग क्या होती है, ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर अगर अपन बात करते हैं सिस्टम की, तो जो सिस्टम होता है वो कितने टाइप से क्लासिफाइड होता है, ये देखिए। जो सिस्टम होता है वो क्या होता है कि तीन तरीके से क्लासिफाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं और थर्ड बात करते हैं। तो जो फर्स्ट होता है अपन क्या बोल सकते हैं? जैसे कि ओपन सिस्टम हो गया। सिस्टम तीन टाइप से क्लासिफाइड हो सकता है। फर्स्ट हो गया ओपन सिस्टम, सेकंड हो गया क्लोज्ड सिस्टम, और जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आ रही है? यानी जो फर्स्ट सिस्टम है वो हो जाएगा ओपन सिस्टम, सेकंड होगा वो क्लोज सिस्टम, और जो थर्ड होगा वो कौन सा हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। यदि बात करते हैं अपन ओपन सिस्टम की, किसकी बात करते हैं? ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम क्या होता है कि ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसको अपन हीट देते हैं, ऐसा सिस्टम जिसको अपन क्या देते हैं? हीट देते हैं या किसी टेम्परेचर पर रखते हैं, तो वहां से क्या होता है कि वर्किंग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और हीट दोनों का क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसको किसी टेम्परेचर पे रखने पर या जिसको हीट देने पर यदि वर्किंग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और उसकी हीट दोनों का क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, या दोनों क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि हीट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों ही क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं, या वर्किंग सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम होता है। फिर बात करते हैं अपन क्लोज सिस्टम की। तो जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो हीट होती है वो तो ट्रांसफर हो जाती है, हीट ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन वर्किंग सब्सटेंस होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वर्किंग सब्सटेंस के उनमें कमी नहीं आती है। तो इस तरीके का जो सिस्टम डिफाइन होता है उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। फिर बात करते हैं जैसे अपन आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री की तरह बिहेव करता है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हीट होता है दोनों का ही क्या नहीं हो पाता है? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसा जो सिस्टम कंसिडर करते हैं उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं?
आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यानी मैंने आपको जो थोड़ी थोड़ी जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो अपने आगे यूज में आने वाली है, अपन जैसे डायरेक्टली बोलेंगे सिस्टम बोलेंगे, सिंक बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। जैसे सराउंडिंग होता है उसी को क्या बोल दिया जाता है, सिंक बोल दिया जाता है। या फिर बाउंड्रीज हो गई, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स तैयार करेंगे, उन एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में ये चीजें किस तरीके से क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इन सब चीजों का नॉलेज अपने को, बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज अपने को होना जरूरी है। तो ये 5-10 मिनट का बेसिक नॉलेज था, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब अपन अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्या करेंगे, अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। अपनी जो यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आ गई? अगर आप जो लोग इन चीजों को उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जो टॉपिक में अपना फर्स्ट जो टॉपिक आता है, वो फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, रिवर्सिबल एंड irreversible प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो देखिए, अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस की, कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसी भी सिस्टम की या फिर किसी भी, हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है किसी भी सिस्टम की जिसमें क्या होते हैं, यदि एक्सटर्नल पैरामीटर्स है, एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं, अगर उनको एक्सटर्नल पैरामीटर्स अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे प्रेशर बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर बोल सकते हैं, या फिर एंट्रोपी बोल सकते हैं। अगर वो क्या होते हैं, किसी भी प्रोसेस में चेंज होते हैं, किसी भी प्रोसेस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी कि ऐसे जो सिस्टम जिसमें क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं वो किसी प्रोसेस में चेंज हो जाते हैं और उनका चेंजमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन चेंज होने के दौरान भी वो क्या करते हैं कि अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाते हैं, यानी वो अपनी इनिशियल स्टेट में क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि यदि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सच सिस्टम, या फिर ऐसे बोला जा सकता है इसको, इफ एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ ए सिस्टम, इफ, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ एक्सटर्नल पैरामीटर्स of a system, if external parameters of a system, just like अगर external parameters की बात करें तो temperature, volume, pressure, entropy, etc. ठीक है, if external parameters of a system are changed in the opposite direction to the system, in the opposite direction to the system, then system get again initial position, system get इनिशियल पोजीशन, यानी कि जहां से अपना जो सिस्टम है या फिर जहां से भी अपनी जो प्रोसेस होती है वो शुरू होती है, वापस क्या आ जाती है, उसी पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि वो एक प्रोसेसिंग प्रोसेस, यानी कि वो एक प्रोसेस, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, और यदि डी से ए में वापस आ जाता है। यदि कोई भी साइकिल है, जैसे अपन बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी साइकिल है, जैसे ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, ठीक है, और डी से क्या हो जाता है, वापस ए पे आ जाता है, यानी ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। तो इस इनिशियल पोजीशन पे, यानी ए से बी में प्रोसेस चेंज की, बी से सी में प्रोसेस की, सी से डी में प्रोसेस की, और डी से ए में प्रोसेस की। यदि इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, वो वापस आ जाता है, या फिर इस साइक्लिक प्रोसेस को क्या करता है, फॉलो करता है, क्या करता है, किसी साइक्लिक प्रोसेस को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है, ऐसी जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, उस साइक्लिक प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो मेन जो एक नाम अपन यूज कर सकते हैं वो क्या बोल सकते हैं, इफ एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम आर चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द सिस्टम, देन सिस्टम अटेन अपन then system get again या attain initial position, then system attain initial position. This cyclic process is called रिवर्सिबल प्रोसेस। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस
बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, किसकी बात करते हैं अपन? इरिवर्सिबल प्रोसेस की बातें करते हैं। तो इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या होती है? अपोजिट होती है। क्या होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या होती है? अपोजिट होती है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में अपन क्या बोल सकते हैं, या फिर अपन जैसे ये बोल सकते हैं पहले कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उस रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है कि एक में इस तो जो हीट होती है, यानी कि जो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर जो हीट होती है उसका लॉस नहीं होता है। यानी अपन क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज नो लॉस ऑफ heat there is no loss of heat due to friction, viscous विस्कस एटसेट्रा। यानी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से या विस्कोसिटी फोर्स की वजह से जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उस रिवर्सिबल प्रोसेस की हीट में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की इसकी, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, या फिर जो ऐसी साइक्लिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग की हीट, या फिर ये बोल सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जस्ट लाइक बात करते हैं अपन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ in which temperature of system and surrounding is same. that cyclic process is called reversible process। बात समझ में आ गई? और अगर अपन थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो इस तरीके का जो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होता है उसको बना पाना या यूनिवर्स में बना पाना क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि यदि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर यदि T1 है, यदि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? T1 है, देन वो क्या करेगा? अपनी इंटरनल एनर्जीज की वजह से या फिर हीट के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? अपने जो टेम्परेचर है उसमें क्या करेगा? लॉस करेगा। और जो टेम्परेचर में अगर लॉस करेगा तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर और जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है, दोनों टेम्परेचर्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इस तरीके की जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, चाहे कितने भी एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं उनको आप चेंजमेंट कर लीजिए, या फिर एक्सटर्नल पैरामीटर्स में आप चेंज नहीं कीजिए, उनको चाहे कितना भी आइडेंटिकल बना लीजिए, लेकिन इस तरीके का रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस बनाना क्या होता है? मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो ये जो चार चीजें हैं वो चार चीजें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज की जाती है। और एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बाकी जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या होती है? अपोजिट होती है। जस्ट लाइक अगर अपन बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में, अपन क्या बोल रहे थे कि जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं या फिर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब उनमें यही तो बात हुई ना, नो चेंज का मतलब क्या होता है कि या तो वो आइडेंटिकल है या फिर वो क्या है? कांस्टेंट्स है। यानी कि वो क्या है? सेम टेम्परेचर पे है। यानी ये बोल सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग है वो क्या होना चाहिए? सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए। यदि सिस्टम और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे होगा तो उनका प्रेशर और उनका जो वॉल्यूम है या फिर उनकी जो एंट्रोपी होती है उसमें किसी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं आ पाता है। तो इस तरीके की प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोली जाएगी। और यदि क्या हो जाता है, यदि इन एक्सटर्नल पैरामीटर्स में, यदि सिस्टम के एक्सटर्नल पैरामीटर्स में चेंज हो जाता है, यदि किसी भी एक्सटर्नल, यानी कि ये बोल सकते हैं कि यदि किसी भी सिस्टम के एक्सटर्नल पैरामीटर्स में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है किसी भी अपोजिट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो अपनी इनिशियल स्टेट होती है उस इनिशियल स्टेट को अटेन नहीं कर पाता है। और यदि वो अपनी इनिशियल स्टेट को अटेन नहीं कर पाया, दैट मींस उसकी जो एनर्जी होती है या फिर उसकी जो हीट होती है उस हीट में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। और जो सिंक और जो सराउंडिंग है या फिर जो जो सोर्स और सिंक है या फिर जो सोर्स और सराउंडिंग है उनका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? आई थिंक आपकी ये चीज क्लियर हो गई है। अब अपन अपने
अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, उस नेक्स्ट टॉपिक में अपन डायरेक्टली यूज करेंगे कि या तो अपन क्या यूज करें, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस यूज कर रहे हैं, या फिर अपन जैसे बोलेंगे कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस यूज करेंगे। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, या जो सबसे बढ़िया जो एप्लीकेशन अपन यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन आता है अपना हीट इंजन आता है। क्या आता है? अपना हीट इंजन आता है। या फिर एक हीट इंजन के ही बेसिस पे एक जो साइंटिस्ट आए थे, कार्नोट नाम है जिनका, उन्होंने भी अपनी क्या दी थी, एक हीट इंजन की क्या दी थी, थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, कार्नोट्स हीट इंजन बोलते हैं। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस और जो इराइक्लिक प्रोसेस है, इनको अपन क्या करते हैं, हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक्चुअल में जो हीट इंजन होता है और जो कार्नोट हीट इंजन होता है, वो क्या होता है, एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होती है। और किस तरीके से वो इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होती है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अपना इसी सीक्वेंस में अगर अपन टॉपिक की तरफ बात करते हैं, तो अपना जो टॉपिक आता है, वो टॉपिक क्या आता है, हीट इंजन आता है। देखिए अपना टॉपिक कौन सा है, हीट इंजन, हीट इंजन। ठीक है, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, हीट इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो हीट इंजन होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है। आपको इस हीट इंजन के वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा वैसे तो कुछ कुछ, यानी हीट मतलब तो क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन यानी थर्मल एनर्जी हो गई। और इंजन का मतलब क्या हो गया, कि जो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सिस्टम होता है, वो क्या करता है, रनिंग करता है, या फिर क्या होता है, डायनेमिक मोशन में होता है। किस में होता है, डायनेमिक मोशन में होता है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है अपने पास में, उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। फिर भी अगर अपन बात करें तो देखिए हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन इज सच ए डिवाइस in which such a device in which thermal energy in which thermal energy convert thermal energy converts into mechanical energy, thermal energy converts into mechanical energy. This type this type of system this type of system is called this type of system is called heat engine. दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड हीट इंजन। यानी हीट इंजन बेसिकली क्या होता है, कि जो थर्मल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, या फिर क्या हो जाता है कि जो हीट का फ्लो होता है, उस हीट के फ्लो को क्या कर देता है, मोशन प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। एक्चुअल में जो अपना हीट इंजन होता है, उस हीट इंजन के 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। ये जो हीट इंजन होता है, इस हीट इंजन के कितने एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सोर्स, सेकंड होता है वर्किंग सब्सटेंस, एंड जो थर्ड होता है वो क्या होता है, सिंक, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, सराउंडिंग बोल सकते हैं। यानी जो हीट इंजन होता है, इस हीट इंजन के 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। और 3 एसेंशियल पार्ट्स में से जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है सोर्स, सेकंड पार्ट होता है सिंक, और जो सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है वर्किंग सब्सटेंस, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंजन भी बोल सकते हैं, किसी भी डिवाइस का इंजन बोल सकते हैं। या फिर जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, सिंक होता है, या उसको क्या बोल सकते हैं अपन, जनरली सराउंडिंग बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। यानी जो सोर्स होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, T1 होता है, और जो सिंक होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, T2 होता है। अगर अपन यहाँ पे बात करें सोर्स की, कि एक्चुअल में जो सोर्स होता है वो क्या होता है, तो जो सोर्स होता है, यदि अपने पास में सोर्स को अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कि यदि किसी हीट रिजर्वायर में क्या होता है, यदि कोई हीट रिजर्वायर है, उस हीट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, हाई होता है। यदि किसी हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है कंपेयर टू सराउंडिंग, और उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है, वो हीट कैपेसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। यानी अपन ये बोल सकते हैं, इट इज ए हीट रिजर्वायर, which temperature is high and heat capacity is इनफाइनाइट। ये तो किसकी बात हो गई, अपने पास में हीट सोर्स की बात हो गई। सेकंड अगर अपन बात करते हैं वर्किंग सब्सटेंस की, किसकी बात करते हैं,
वर्किंग सब्सटेंस की, कि वर्किंग सब्सटेंस होता है वो वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है। तो वर्किंग सब्सटेंस वो डिवाइस होती है जिसमें जो हीट होती है, यानी कि जो हीट को या फिर थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंजन बोल सकते हैं। यानी कि टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस। बात समझ में आ गई। या फिर अपन इसको जनरली ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, यानी मैकेनिक्स के फॉर्मेशन में अगर अपन इसका डिवाइस किस तरीके से यूज की जाती है, उस डिवाइस को अगर अपन काम में देखें, तो डिवाइस यानी कि वो डिवाइस जिसमें क्या होती है कि थर्मल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायनेमिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को अपन मैकेनिकल अरेंजमेंट बोलते हैं या फिर वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। इस वर्किंग सब्सटेंस होता है, इस वर्किंग सब्सटेंस इसको अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, फ्यूल डाली जाती है। जैसे अगर अपन इंजन की बात करें, ट्रेन के इंजन की बात करें, तो जो ट्रेन का जो इंजन होता है उस ट्रेन के इंजन में फ्यूल डाली जाती है, और वो फ्यूल क्या होती है, बर्न होती है। वो फ्यूल जब क्या होती है, बर्न होती है, तो बर्न होने के दौरान वो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करती है, जनरेट करती है। किसको जनरेट करती है, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट करती है। और जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो उस ट्रेन को क्या करता है, मोशन प्रोवाइड करता है। तो वर्किंग सब्सटेंस हो गया। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस। और क्या हो जाएगा, मैकेनिकल अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई। फिर अगर अपन थर्ड बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं सोर्स की, किसकी बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं। तो जो सोर्स होता है वो भी क्या होता है, एक हीट रिजर्वायर होता है। इट इज ए हीट रिजर्वायर, हीट रिजर्वायर in which it is a heat reservoir in which temperature is low compared to source, कंपेयर टू सोर्स। यानी सोर्स के कंपेयर में यदि किसी डिवाइस का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई। इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी, वो हीट कैपेसिटी कितनी होती है, हीट कैपेसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। यदि अपन इसका थोड़ा सा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें, या फिर जो मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है वो एक्चुअल में किस तरीके का होता है, अगर अपन उसकी बात करें तो देखिए किस तरीके से होता है। जैसे अपने पास में ये क्या है, कोई सोर्स है, ठीक है, ये क्या है, अपने पास में कोई सोर्स है जिसका टेम्परेचर कितना है, T1 केल्विन है। ये अपने पास में इंजन है, क्या है अपने पास में, इंजन है, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है, सिंक है। ये अपने पास में क्या है, सिंक है। ये अपने पास में सोर्स है, ये अपने पास में इंजन है, और ये अपने पास में क्या है, सिंक, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सराउंडिंग भी बोल सकते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2 केल्विन है, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2 केल्विन है। जो अपना इंजन है वो इंजन क्या करेगा, सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब करेगा। एट T1 टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पे जो इंजन है वो क्या करेगा कि सोर्स है उससे Q1 हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। देखिए ये क्या किया, Q1 हीट है इसने इसको एब्जॉर्व किया, Q1 हीट एब्जॉर्व किया, तो जो इंजन होता है वो इंजन क्या करता है कि जो थर्मल एनर्जी होती है या फिर जो एब्जॉर्विंग हीट होती है उसके कुछ पार्ट को तो क्या करेगा, वर्क में कन्वर्ट कर देगा, या मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यानी Q1 हीट आई, उस Q1 हीट को जो इंजन है उसने एब्जॉर्व किया, तो एब्जॉर्व करने के बाद में क्या होता है कि जो इंजन होता है वो कुछ हीट है उस पार्ट को तो क्या कर देता है, वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ जो पार्ट होता है हीट का उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। और जो रिजेक्टेड हीट होती है वो किसके पास चली जाती है, सिंक के पास चली जाती है, या फिर सोर्स में चली जाती है। बात समझ में आ रही है। देखिए जैसे अपने पास में ये है, तो कुछ जो पार्ट है इस Q1 हीट का वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया, और जो कुछ पार्ट है वो किस में चला गया, सराउंडिंग में चला गया, दैट मीन्स Q2 हो जाएगा। अगर अपन बात करें इसको अपने डेली लाइफ में, किसमें बात करते हैं, डेली लाइफ में, कि हीट इंजन है वो डेली लाइफ में किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे अपने पास में कोई भी बाइक है, ठीक है, उस बाइक में अपन फ्यूल, अगर वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे अगर अपन बात करें तो उसमें अपन क्या यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं। और बाइक है तो जनरल सी बात है उसमें अपन क्या यूज करेंगे, पेट्रोल यूज करेंगे। जब क्या होता है कि उस वर्किंग सब्सटेंस जब क्या होता है, बर्न होता है, जब वो वर्किंग सब्सटेंस जब क्या होता है, बर्न होता है, तो जो इंजन होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस जब बर्न होता है, तो जो अपने पास में बाइक का जो इंजन है वो
कुछ पार्ट है हीट का, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करने के बाद में उसको क्या कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिकल एनर्जी है वो वर्क डन के फॉर्मेट में आ जाएगी, और जो वर्क डन है वो किसके लिए इंड्यूस करेगा, बाइक को आगे चलने के लिए क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। बात समझ में आ रही है। और कुछ पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, सिंक में चला जाता है या फिर सराउंडिंग में चला जाता है। अगर उसको अपन बाइक में देखें तो बाइक में एक साइलेंसर लगा हुआ होता है। अपन क्या बात बोलते हैं कि जो साइलेंसर होता है वो गर्म हो जाता है जब बाइक क्या होती है, रनिंग मोशन में होती है। तो वो साइलेंसर गर्म होने के पीछे रीजन क्या होता है कि जो बाइक का जो इंजन होता है वो एब्जॉर्बिंग हीट के कुछ पार्ट को तो क्या कर देता है, वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है। और वर्क डन में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, आगे मोशन को इंड्यूस करता है। किसको इंड्यूस करता है, मोशन को इंड्यूस करता है। लेकिन कुछ जो पार्ट होती है वो हीट है वो रिजेक्ट कर देता है, और जो रिजेक्टेड जो हीट होती है वो कहाँ आ जाती है, साइलेंसर के फॉर्म में क्या हो जाती है, बाहर की तरफ इमिट हो जाती है, बाहर की तरफ रिजेक्ट हो जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है। और उस इजेक्टेड हीट की वजह से, उस इजेक्टेड हीट की वजह से क्या होती है कि जो साइलेंसर होता है अपना वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये अपने पास में क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस होता है कि जो इंजन होता है या फिर जो हीट इंजन होता है वो किस वर्किंग प्रोसेस पे क्या करता है, वर्क करता है। अब अगर अपन बात करें इसकी एफिशिएंसी की, कि जो हीट इंजन होती है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। देखिए अपन एक चीज यहाँ से कंसीडर करते हैं कि जो T1 केल्विन होता है, T1 टेम्परेचर होता है वो किससे ज्यादा होता है, T2 टेम्परेचर से ज्यादा होता है। ये हीट इंजन की क्या होती है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है। यदि T1 टेम्परेचर, दैट मीन्स यदि सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होगा तो वो जो अपने पास में जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो रिक्वायर्ड कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हीट का फ्लो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होना चाहिए। दैट मीन सोर्स से सिंक में होना चाहिए। एक बात तो अपनी आती है। फिर अपन बात करते हैं कि यदि मैकेनिकल एनर्जी में थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो अपने को मिल रही है, या फिर जो थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसका जो वर्क डन आता है वो वर्क डन किसके इक्वल आता है। तो देखिए अपन बात करते हैं कि यहाँ से देखना, जो Q1 हीट है, इंजन है उसने क्या की, Q1 हीट एब्जॉर्ब की। Q1 हीट है वो किस किस में क्या हुई, स्प्लिट हुई है, किस किस में डिवाइड हो गई, एक तो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, दूसरा किस में कन्वर्ट हो गई, Q2 में, यानी जो रिजेक्टेड हीट है उसमें कन्वर्ट हो गई। यानी ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। तो जो अपने पास में जो मैकेनिकल वर्क डन अपने को मिलता है वो वर्क डन कितना होता है, यहाँ से Q1 माइनस Q2 होता है। बात समझ में आ गई। यानी कि जो हीट इंजन होती है उसकी दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो सोर्स का टेम्परेचर है वो सिंक के टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सेकंड बात ये है कि जब सोर्स है, जब इंजन है वो सोर्स से Q1 हीट को एब्जॉर्ब करता है तो Q1 हीट का कुछ पार्ट है वो तो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट होता है वो किस में चला जाता है, रिजेक्टेड हीट की फॉर्म में चला जाता है। और रिजेक्टेड हीट की फॉर्म में चला जाता है तो W इज इक्वल टू कितना बन जाता है, यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी का जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ जाता है, Q1 माइनस Q2 के इक्वल आ जाता है। ये अपने पास में हो गई हीट इंजन है, उस हीट इंजन की वर्किंग प्रोसेस हो गई। अब अगर अपन बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की, कि जो हीट इंजन है उस हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है, यानी वो कितने परसेंट तक एफिशिएंट हो सकता है। अपना जो इंजन है वो कितने परसेंट तक एफिशिएंट हो सकता है, यानी कब कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता है, और कितनी हीट की जो फॉर्म है उसको क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। तो अपन बात किसकी करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करेंगे। बात कर रहे हैं अपन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ओके, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन में दैट मींस एफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीटा इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन अपॉन कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन हीट रिजेक्ट फ्रॉम द इंजन, वर्क डन अपॉन हीट रिजेक्ट फ्रॉम द इंजन। ठीक है, देन नीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना है W, और रिजेक्टेड हीट कितनी है अपनी Q2। दैट मींस ये कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2। बात समझ में आ रही है, यानी कितना हो जाएगा, ये Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2 हो जाएगा। एक मिनट, जो नीटा होता है वो नीटा किसके इक्वल होता है, हीट एब्जॉर्ब, हीट रिसीव्ड
क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीट रिसीव्ड फ्रॉम द इंजन। देन जो हीट रिसीव्ड होती है वो कितनी होती है, Q1 हीट रिसीव्ड होती है, और ये कितना हो जाएगा Q1। यानी कितने परसेंट एफिशिएंट है, तो कितने परसेंट एफिशिएंट को अपन कैसे निकाल सकते हैं कि जितनी हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका कितना पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कितनी परसेंट तक है वो काम कर सकता है। एफिशिएंसी का मतलब यही हो गया कि वो कितनी कैपेसिटी तक है वो काम में कर सकता है। तो कितना हो जाएगा, नीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q1, Q1 इज यानी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस का Q2 अपॉन Q1। दैट मीन्स नीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और अगर मैं इसको टेम्परेचर की फॉर्म में चेंज करूं तो टेम्परेचर की फॉर्म में नीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस का T2 अपॉन T1 हो जाएगा। किसमें आ जाएगा, 1 माइनस का T2 अपॉन T1। और ये जो 1 माइनस T2 अपॉन T1 है या 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब अपना ये टॉपिक है वो टॉपिक तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अपने जो सिलेबस में है या फिर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से अगर अपन देखें तो जो हीट इंजन का क्वेश्चन होता है वो रेयरली आता है। आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो पुटअप होता है कार्नोट साइकिल से या फिर कार्नोट हीट इंजन से पुटअप होता है। तो अपन क्या करेंगे, कार्नोट हीट इंजन जो कि इसी हीट इंजन का ही क्या है, एक एप्लीकेशन है। क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो अगर वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, यदि कोई भी एब्जॉर्बिंग हीट है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, तो उसका कुछ पार्ट अब वो कन्वर्ट वर्क में हो रहा है, लेकिन कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन कार्नोट ने ऐसा बोला कि मैं एक ऐसा एक इंजन बनाऊंगा जो इंजन क्या करेगा कि कोई भी हीट है उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। टोटल जो एब्जॉर्बिंग हीट होगी वो ही टोटल क्या हो जाएगी, वर्क डन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो उन्होंने इस तरीके का कोई एक एप्लीकेशन किया था, इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। और वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने किस तरीके से तैयार किया था, किस तरीके से उसकी एफिशिएंसी आती है, क्या उसमें हीट रिजेक्ट होती है या क्या उसमें हीट रिजेक्ट नहीं हो पाती है, इन सब चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये जो डिस्कशन है वो डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। बाकी आप इन चीजों को है अच्छे से समझते जाइए। ये थोड़े से जनरल फिनोमिना है जो अपने डेली लाइफ में क्या होते हैं, अपने इवेंट्स होते हैं वो क्रिएट होते रहते हैं। उन्हीं डेली लाइफ के इवेंट्स को अपन क्या कर रहे हैं, इस पेपर में डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होएगा ये सब चीजें। तब तक के लिए आप इन चीजों को समझते जाओ, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें हैं उनको नोट डाउन करते जाया करो, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा नोट्स है या फिर एग्जाम में रिवीजन करने में थोड़ा हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू।